Dear aspirants, A.K. Roshan here, and you all are being soulfully welcomed by our best educational platform दीपा एकेडमी। और हम लोग पिछले कुछ सेशन से बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं हमारे टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में, उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के सॉल्व कर रहे हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में मदद मिले कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और उसी के आसपास अपनी तैयारी को किस तरह से समुचित रखें। तो सेशन अगर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, और नए लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सेशन आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है 1970 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो जो गांधी जी का पहला प्रयास था, चंपारण सत्याग्रह क्या बोला जाता है राजनीति में, गांधी जी का पहला प्रयास, पहला सत्याग्रह, इसके पीछे कौन था। जो पहला प्रयास या पहला सत्याग्रह था इसके पीछे कौन था। सीधा जहन में एक ही नाम आता है, राजकुमार शुक्ल का। राजकुमार शुक्ल का नाम किसी के जहन में आता है कि यही होना चाहिए, जो गांधी जी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन से 1916 में लखनऊ अधिवेशन से गांधी जी को न्योता देकर के लाते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से यह बताते हैं कि चलिए थोड़ा चंपारण और वहाँ के किसानों की जो नील की खेती ज़बरदस्ती फोर्सफुली करवाया जा रहा है उन किसानों की दुर्दशा को देखिए और उसके लिए अगर कोई कारगर उपाय है तो कीजिए। तो यहाँ से गांधी जी आते हैं चंपारण और 1970 में इनका पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह आरंभ होता है। क्या होता है 1917 में जब गांधी जी आते हैं तो एक चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया जाता है। चंपारण एग्रेरियन मतलब कृषक, एग्रेरियन समिति, चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया जाता है जिसमें गांधी जी भी एक सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट, इसके अध्यक्ष कौन थे, एफ.जी. सलाई। अगर पूछ ले कभी तो एफ.जी. सलाई, इनकी अध्यक्षता में एक चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया जाता है, चंपारण कृषक समिति। इसमें गांधी जी भी थे शामिल और गांधी जी अपना पक्ष रखते हुए बोलते हैं कि किसानों के द्वारा जो अवैध वसूली किया गया है उसको लौटा दिया जाए। गांधी जी क्या बोले कि किसानों द्वारा जो अवैध वसूली कर लिया गया है उसे लौटाया जाए। तो इनके आग्रह पर किसानों द्वारा जो वसूली किया गया था उसका कितना परसेंट, 25% वसूली का 25% लौटा दिया जाता है, वसूली का 25% लौटा दिया जाता है किसानों को। तो पहला आंदोलन था जो गांधी जी का लगभग सफल रहा, किसानों को फोर्सफुली नील की खेती करने पे बाध्य नहीं होना पड़ा, उससे उसको छुटकारा मिला। तो पहले प्रयास की राजकुमार शुक्ल ऑप्शन में नहीं है तो इसका ऑप्शन तो होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं। पता नहीं किस कारण से इरविन का ऑप्शन चुना गया है बोर्ड के द्वारा, तो इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। यानी अमेजन नदी या उसकी सहायक नदियों के बीच में कौन सा देश पड़ता है जो उसके बहाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है या आसपास आता है। चिली है, वेनेजुएला है, अर्जेंटीना है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर टिक करना है। तो एक बात ध्यान रखना है कि अमेजन जो नदी है यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के, महादेश जो है दक्षिणी अमेरिका, इसके उत्तरी भाग में बहता है। अगर दक्षिणी अमेरिका का छोटा सा अगर मैप बना लिया जाए तो इस तरह से दक्षिणी अमेरिका का मैप बनता है और यहाँ पे साइड में पतला सा चिली कंट्री पड़ता है और इसी के बगल में चिली कंट्री के बगल में यह जो पूरा क्षेत्र पड़ता है यहाँ पश्चिम से पूर्व के तरफ,
तो यह अर्जेंटीना पड़ जाता है, यहाँ पे अर्जेंटीना कंट्री पड़ता है। और यह जो बहने वाला नदी है यह इसके इर्द गिर्द उत्तरी क्षेत्र के इर्द गिर्द इस तरह से बहते हुए और अटलांटिक महासागर में जाकर के यह लगभग इक्वेटर विषुवत रेखा जो बनता है, विषुवत रेखा, इसी के आसपास अपना मुहाना यह नदी बनाता है। विषुवत रेखा के आसपास, विषुवत रेखा के आसपास यह मुहाना बनाता है अमेजन नदी। तो मेन जो कंट्री है हमारा, एक कंट्री यहाँ पे पेरू पड़ता है, उसके बाद इक्वेडोर पड़ता है इसके ऊपर में, यहीं से यह नदी बहती है। और उसके बाद कोलंबिया पड़ता है, कोलंबिया कंट्री पड़ता है। और वेनेजुएला भी इसी के बहाव क्षेत्र में पड़ता है, वेनेजुएला कंट्री भी इसी के बेसिन में पड़ता है। और मुख्य रूप से यह ब्राज़ील की नदी है, ब्राज़ील में यह पूरी तरह से बहता है, पूरा यह ब्राज़ील का एरिया है, बड़ा सा एरिया, इसी में बहते हुए और ब्राज़ील में बहते हुए ही ब्राज़ील में ही यह अपना मुहाना बनाता है अटलांटिक महासागर में। तो हमारा नदी जो है अमेजन नदी का चिली और अर्जेंटीना तो ऑप्शन है नहीं कि यह दक्षिणी भाग में है। चिली और अर्जेंटीना कहाँ पे है? दक्षिणी भाग में। और मुख्य रूप से यह नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली है। अमेजन नदी कहाँ पे बहती है? उत्तरी भाग में, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में अमेजन नदी बहती है। जब दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में बहती है तो चिली और अर्जेंटीना दक्षिणी देश है, तो यह तो सीधा कटेगा। और एक बच गया वेनेजुएला जो इसके बेसिन में आता है, तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई भी रहता, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राज़ील, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता। अमेजन नदी क्या है? लंबाई में सेकेंड लार्जेस्ट है, लंबाई में यह सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा नदी है अमेजन नदी। और बहाव क्षेत्र में तो यह फर्स्ट है। बहाव क्षेत्र में क्या है? यह फर्स्ट है, यानी आयतन में फर्स्ट है। किस में? आयतन में फर्स्ट है। आयतन के दृष्टिकोण से इसका बहाव क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए यह जल क्षेत्र इसका बहुत बड़ा है। आयतन में यह दुनिया का सबसे पहला स्थान रखता है अमेजन नदी। और लंबाई में सेकेंड, नील नदी के बाद यह सेकेंड नंबर पे है। अमेजन नदी के आसपास जो जंगल पड़ता है, वन क्षेत्र पड़ता है अमेजन नदी के आसपास, अमेजन नदी के बेसिन में जो वन पड़ता है उसको सेलवास बोला जाता है। इक्वेटर के आसपास बहने वाली नदी है, इक्वेटर के आसपास जो वन है सेलवास वन बोला जाता है। उस वन का नाम क्या है? सेलवास। इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। और यह विषुवत रेखा पर जाके, अगर पूछे कभी विषुवत रेखा पे जाके कौन अपना मुहाना बनाता है, तो अमेजन नदी विषुवत रेखा पे अपना मुहाना बनाता है। इस तरह कुछ फैक्ट्स को याद रखना है अमेजन नदी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। यानी पृथ्वी के निचले सबसे जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से जब वायुमंडल का परत शुरू होता है तो किस क्रम से जाता है ऊपर की ओर? क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल के क्रम में, या क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल के क्रम में? इसका क्रम सही सही बताना है, या इनमें से है कोई या कोई नहीं भी है। तो हमें गौर से पढ़ना है। सबसे पहला परत तो क्षोभ मंडल होता है, जो सब में इसमें सब में दे दिया है। सेकेंड जो हमारा होता है वह क्या होता है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। सेकेंड हमारा क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर, तो यह सही है। थर्ड हमारा क्या होता है? मध्यमंडल, तो यह भी सही है। फोर्थ क्या होता है? तापमंडल। और थर्मोस्फीयर, और लास्ट होता है एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल, मध्यमंडल, मेसोस्फीयर। तो सी ऑप्शन हमारा लग रहा है बिल्कुल करेक्ट, और यह ये भी सही नहीं होगा। तो क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक हम यहाँ पे अर्थ बना लेते हैं छोटा सा। यहाँ पे हमारा पृथ्वी है और यहाँ पे हम खड़े होते हैं, तो पहला जो हमारा लेयर बनेगा वह कौन सा बनेगा? पहला एक लेयर लेंगे
जो कि सॉरी पहला जो हम लेयर लेंगे छोटा सा पतला सा इसका, वो हो जाएगा हमारा क्षोभ मंडल। आइए एटमॉस्फेयर के लेयर को समझते हैं। आइए एटमॉस्फेयर के लेयर को समझते हैं। यह हमारा हो जाएगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। दूसरा जो लेयर लेंगे यह 20 किलोमीटर तक होगा। पहला लेयर हमारा 20 किलोमीटर तक जो क्षोभ मंडल है उसके जस्ट ऊपर में, और इस क्षोभ मंडल में बादल, वर्षा और तूफान का घटना जो भी होगा क्षोभ मंडल में होगा। उसके ठीक ऊपर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, और इस समताप मंडल का ही एक हिस्सा जो है ओजोन परत है। इसके ऊपरी हिस्सा में ओजोन परत का एक पतला सा लेयर पाया जाता है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज को क्या करता है, रोक के रखता है, उसको धरती पे आने नहीं देता है। तो और इसका निचला हिस्सा जो है स्थिर रहता है, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए, इसमें एरोप्लेन उड़ाने के लिए इसमें अच्छा माना जाता है समताप मंडल का निचला सतह। इसमें एरोप्लेन, हवाई जहाज वगैरह उड़ता है। और समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल मेजोस्फीयर है जो काफ़ी ठंडा होता है, -100 डिग्री तक उसका टेम्परेचर चला जाता है, -100 डिग्री तक। और उस मध्य मंडल मेजोस्फीयर के ठीक ऊपर ताप मंडल याद रखना है, थर्मोस्फीयर। और ताप मंडल का ही ऊपरी हिस्सा आयन मंडल कहलाता है। ताप मंडल का ही ऊपरी हिस्सा आयन मंडल, जहाँ से रेडियो तरंगे टकराकर हमारा टीवी और रेडियो वगैरह जो चलता है, रेडियो तरंगे यहीं से टकराकर हमारे टीवी रिसीवर और रेडियो रिसीवर तक पहुँचता है, इस आयन मंडल से टकराकर। तो 600 किलोमीटर के बाद आयन मंडल हो गया, और उसके बाद जो 10,000 किलोमीटर का जो रेंज है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर बोला जाता है। और यह चूँकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, इसलिए यहाँ पे क्या करता है, सैटेलाइट वगैरह को उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, तो यहाँ पर छोड़ने के बाद सैटेलाइट अपने गति से धरती के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो बहिर्मंडल में सैटेलाइट, आयन मंडल में रेडियो तरंगे टकरा कर वापस आएंगी टीवी रिसीवर तक, और मध्य मंडल -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, काफ़ी ठंडा हो जाएगा, तो याद रखना है मध्य मंडल। और ताप मंडल, तो ताप बढ़ेगा, यहाँ पे बहुत जल्दी ताप बढ़ने लगता है इसका टेम्परेचर। और नीचे वाला समताप मंडल जो है इसमें हवाई जहाज वगैरह उड़ता है निचले हिस्से में, और ऊपरी हिस्से को ओजोन परत बोला जाता है जो अल्ट्रावायलेट रे को रोक के रखता है, परावैंगनिक किरणों को। और नीचे सबसे 20 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, जिसमें बादल, वर्षा, तूफान, मौसमी घटना जितना भी होगा हमारा क्षोभ मंडल में होगा। इस तरह से याद रखना है हमें सभी एटमॉस्फेयर के लेयर को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर था, कौन सा मंडल विकल्प में पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही मिलान क्या है? मिल्पा, रोडेशिया, जिम्बाब्वे, लद्दाख, मलेशिया, चाइना, बांग्लादेश, या कोई नहीं, या इसमें से अधिक। तो जो स्थानांतरणशील कृषि है इसका जो प्रत्येक देश में अलग अलग नाम होता है, तो इसमें कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें से हमारा जो सही जोड़ा है वह है लद्दाख, मलेशिया। लद्दाख मलेशिया का जोड़ा जो सही है, मलेशिया में इसको लद्दाख बोला जाता है। यह मिल्पा जो है रोडेशिया में न बोल करके इसको कहाँ बोला जाता है? अमेरिका और मैक्सिको में। अमेरिका और मैक्सिको में इसको मिल्पा बोला जाता है। और चाइना भी बांग्लादेश में न बोल करके कहाँ बोला जाता है? बांग्लादेश में न बोल करके कहाँ बोला जाता है? श्रीलंका में। श्रीलंका में इसका नाम
सेना स्थानांतरण कृषि का देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा। अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है दोपहर का, यानी ग्रीनविच मेडिटेरियन जो 0 डिग्री ग्रीनविच मेडिटेरियन है उसमें अगर दोपहर का 12 बजा है तो उससे 30 डिग्री पूर्व दिशा में जाने पर कितना बजेगा, 1 बजेगा, 10 बजेगा या 2 बजेगा। तो हमको सिर्फ एक बात याद रखना है कि जितना डिग्री जाएंगे पूरब या पश्चिम, हर डिग्री के लिए हम 4 मिनट का गैप ही रखेंगे। 1 डिग्री के लिए कितना मिनट, 4 डिग्री का गैप हो जाए, 4 मिनट का गैप हो जाएगा, 4 मिनट का गैपिंग हो जाएगा। यानी 30 डिग्री अगर है तो हमारा 30 गुने 4 यानी कितना मिनट, 120 मिनट समय क्या होगा, पूरब जा रहे हैं तो समय आगे बढ़ेगा, पूरब जा रहे हैं तो समय आगे बढ़ेगा, और अगर पश्चिम जाते तो समय पीछे हट चला जाता। तो पूरब गए हैं तो समय 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा। 120 मिनट मीन्स 2 घंटा आगे जाएगा। तो 12 बजा है तो 12 बजे से 2 घंटा आगे का समय क्या होगा, दोपहर का 2 बजे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अगर पश्चिम की ओर बोलता, पूर्व न बोल के इसको पश्चिम अगर बोल देता तो 12 बजे से पहले का समय हम देते। अगर पश्चिम में जाते तो समय घटता, तो 12 न बज करके क्या बजता, 10 बज जाता है यहाँ पे। लेकिन चूँकि पूरब बोला है तो 2 बजे दोपहर का समय आगे बढ़ करके जाएगा, हर डिग्री के लिए 4 मिनट, इसको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। महासागर का जो ऊपरी परत होता है उसका खनिज घटक मेन क्या है, सिलिका निकेल है, सिलिका मैग्नीशियम है, सिलिका एल्युमिनियम है, इनमें से कौन सा है। महासागरीय घटी का जो घटक होता है मेन परपटी का, वह क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम होता है। सिलिका और मैग्नीशियम महासागर के ऊपरी परत पे पाया जाता है। और अगर अर्थ का अगर पूछ देता कि अर्थ के जो हमारी धरती है जहाँ पे हम रहते हैं उसके लेयर्स में, ऊपरी लेयर में क्या पाया जाता है, तो हम बोल देते सिलिका और एल्युमिनियम, सियाल इसको बोला जाता है। और उसके ठीक नीचे सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम उसके बीच वाले हिस्से में, और ठीक नीचे वाले क्रोड वाले हिस्से को निकेल और आयरन, नीफे बोला जाता है। निकेल और आयरन पाया जाता है क्रोड में, और बीच वाले हिस्से में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और सबसे ऊपरी हिस्से में सिलिकॉन और एल्युमिनियम। जो हमारी धरती है ये बिना समुद्र वाला, बिना महासागर वाला हिस्सा है। महासागर वाले हिस्से में क्या बोलेंगे, सिलिका और मैग्नीशियम सबसे ऊपरी हिस्से में उसके परपटी पे पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही क्रम क्या है। यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में कौन सा है, तो लुनेज क्षेत्र गुजरात, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, सुरमा घाटी असम, उपयुक्त में से अधिक या कोई नहीं। तो हम देखेंगे इसका कहाँ कहाँ पे क्षेत्र है। लुनेज क्षेत्र यह बड़ोदरा गुजरात में पड़ता है। यह बड़ोदरा जो है लुनेज क्षेत्र बड़ोदरा में, गुजरात में ही पड़ता है, तो यह करेक्ट हो जाएगा। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, केजी बेसिन जो हमारा है इसको कृष्णा गोदावरी, के से कृष्णा, जी से गोदावरी, के से कृष्णा और गोदावरी बेसिन बोला जाता है। तो यह बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। तो हाँ, बंगाल की खाड़ी को टच करता है, यह भी सही है। कृष्णा और गोदावरी बेसिन जो आंध्र प्रदेश की नदियाँ है, कृष्णा और गोदावरी, उसके बीच में पाया जाने वाला बेसिन है, यह भी पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो बंगाल की खाड़ी यह भी करेक्ट हो जाएगा। और सुरमा घाटी असम, तो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो बेल्ट है इसमें दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक पेट्रोलियम क्षेत्र पाया जाता है। तो असम में है यह सुरमा घाटी, पेट्रोलियम क्षेत्र है, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक असम में पेट्रोलियम क्षेत्र है, जो सबसे पहले यहीं पे पेट्रोलियम मिला था 1866 में। 1866 में सबसे पहले यही दिहांग और सुरमा घाटी में पेट्रोलियम मिला था। यहाँ पे डिगबोई में, असम के डिगबोई में पहला
तेल शोधक कारखाना बना था कहाँ पे, असम के डिगबोई में। यहीं से भारत में पेट्रोलियम मिलना शुरू हुआ था, असम के डिगबोई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में जो मुंडा और संथाल जनजाति हैं किस पेड़ की पूजा करते हैं, आम की, कदम की और इमली की। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कदम के पेड़ की पूजा करते हैं, कदम प्लस महुआ के पेड़ की। और आम प्लस महुआ कहाँ का हो जाएगा, आम प्लस महुआ का पूजा शादी ब्याह में बिहार और झारखंड में पूजा किया जाता है, बिहार और झारखंड, बिहार प्लस झारखंड के लिए आम महुआ हो जाएगा। और कदम और महुआ का पूजा छोटा नागपुर क्षेत्र का जो मुंडा और संथाल जनजाति है यह कदम प्लस महुआ को पूजते हैं। यह अप्लाइड क्वेश्चन है छोटा सा, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, जायद के मौसम में की जाती है। तो जायद का जो मौसम होता है यह मार्च अप्रैल से लेकर के मार्च या अप्रैल से लेकर के यह जून जुलाई मैक्सिमम यहाँ तक इसका, यहाँ से शुरुआत होता है, बुआई होता है, यहाँ से कटाई मतलब फसल कट के ख़त्म हो जाता है। तो इसको बोला जाता है रबी और खरीफ के बीच का फसल। रबी फसल मार्च अप्रैल में कट जाता है रबी फसल, और इसके बाद यह जायद फसल बीच में, और फिर यहाँ पे लास्ट में खरीफ फसल यहाँ पे बुआया जाता है जुलाई अगस्त में। खरीफ फसल जुलाई अगस्त में बुआई शुरू होता है। तो यह रबी और खरीफ के बीच का करी कौन है, जायद फसल। रबी और खरीफ के बीच का करी जायद फसल। तो इसमें क्या हो जाएगा, खीरा तरबूज खरबूजा तीनों ऑप्शन हो जाएगा, खीरा तरबूज और खरबूज मेरा सही हो जाएगा, जो मार्च अप्रैल में बुआई होगा और जून जुलाई तक कट के ख़त्म हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सारा जायद फसल है। रबी फसल हमारा गेहूं और क्या होता है, दलहन जितने होते हैं सभी रबी फसल होते हैं। और खरीफ फसलों में धान में मुख्यतः याद रखना है, धान और तिल वगैरह जो होता है, ज्वार रागी बाजरा सब खरीफ फसल होते हैं। तो जायद फसल थोड़ा यूनिक था, खीरा तरबूज और खरबूज जो मार्च अप्रैल से जुलाई के बीच में जो भी फसल उगेगा मार्च अप्रैल से जुलाई तक वह जायद फसल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, खाते हैं लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक है। कहते हैं जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। यानी जानवर का जो एक्टिविटी होता है उसको देख करके भूकंप की भविष्यवाणी कर लेते हैं लोग, कुछ स्थानीय लोग भूकंप का भविष्यवाणी। तो यह तो सही लग रहा है, जानवर के भागने उगने से, कुत्तों के भागने से पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, कुछ जानवरों की एक्टिविटी से पता चल जाता है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, पी तरंगे तो अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है, यह अनुदैर्घ्य तरंग है। पी तरंगे क्या है, पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग है, पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग है, पी तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 2 सही यानी 1 से अधिक सही है। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। एक तो पी तरंगे तो गलत था, अनुदैर्घ्य तरंगे है। एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, एस तरंग जो होती है वह अनुप्रस्थ तरंग होती है, एस तरंग जो है अनुप्रस्थ होती है, एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। लेकिन फिर भी 2 ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रिएक्टर स्केल पे इसके भूकंप को मापते हैं, किस पे, रिएक्टर स्केल पे। भूकंप को किस पे मापते हैं, रिएक्टर स्केल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथा लिख दिया है, कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर झील के संबंध में सत्य है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में लेक सुपीरियर झील है,
इसके बारे में सही बात कौन बोल रहा है, ए नंबर या बी या सी। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है। यह विश्व के खारे लिख दिया, खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। यह तो सरासर गलत है। लेक सुपीरियर क्या है, यह मीठे पानी का, लेक सुपीरियर क्या है, ताजे पानी का झील है। लेक सुपीरियर या ताजे पानी का झील है, खारे पानी का झील या नहीं है, तो यह तो गलत हो जाएगा। 1700 किलोमीटर की सीमा बनाती है, यह भी गलत है, लंबी सीमा बनाती है। कनाडा यूएस के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कनाडा और यूएसए के मध्य कुछ झीलें हैं जिसमें से एक यह लेक सुपीरियर भी है जो सीमा बनाती है, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील हो जाएगा। अगर खारे पानी की झील पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा झील खारे पानी का झील, तो कैस्पियन सागर झील जो रूस में है, कैस्पियन सागर झील जो रूस में है, यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। बृहस्पति, शुक्र, मंगल, इनमें से अधिक और उनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो है मंगल ग्रह पर तो जीवन खोज रहे हैं, थोड़ा समानता है धरती से, लेकिन शुक्र ग्रह जो है यह हमारा जुड़वा ग्रह माना जाता है। जो भोर का तारा, सांझ का तारा, सब इसको बोला जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा, सांझ का तारा। ये सबसे गर्म ग्रह है, गर्म। बुध के बाद दूसरा ग्रह है, लेकिन बुध गर्म न होकर के बुध भी गर्म है, लेकिन बुध से भी ज़्यादा गर्म कौन सा है, शुक्र सबसे अधिक गर्म है, सबसे अधिक गर्म है। काहे गर्म है, इस पर CO2 जो ग्रीन हाउस गैस है CO2, इसका एक बहुत बड़ा मोटा लेयर पाया जाता है। CO2 का मोटा लेयर पाया जाता है जो सूर्य से जो गर्मी मिलता है इसको रिफ्लेक्ट न करके इसको ऑब्जर्व कर लेता है। CO2 का लेयर क्या करता है, सूर्य के गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको रिफ्लेक्ट करके वापस नहीं जाने देता है, उसको अपने अंदर ही समाहित करके रख लेता है। इसलिए शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा ग्रह है। इसीलिए धरती पर भी बोला जाता है कि CO2 अगर ग्रीन हाउस गैस का मात्रा बढ़ेगा तो यहाँ भी क्या होगा, सूर्य से आने वाला गर्मी जो है यहीं पर रुक जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पर रुकेगा तो यहाँ का जितना जो बर्फ़ का मैदान है, अंटार्कटिक क्षेत्र, और सारा का सारा पिघल करके समंदर का पानी बढ़ा देगा और बाद में क्या होगा, धरती धीरे धीरे समुद्र के नीचे डूब जाएगा। इसलिए जितना कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो, ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन हो, उतना ज़्यादा अच्छा है। और हमारा शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। इसी के साथ लगता है क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चन देखेंगे। इसके कुछ मैथ के क्वेश्चन रह गए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन सेट 1 के, और उसके बाद सेट 2 देखेंगे। तो सेशन के लिए आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सेशन को लाइक करें। और इस तरह से शिक्षक भर्ती के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, सारे के सारे क्वेश्चन हम कराएंगे इसी चैनल पे। तो इससे जुड़ करके सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।